सो वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड ऑल द राइटर फ्रॉम लिटरेरी थ्योरी। बहुत सारे सेक्शंस थे लिटरेरी थ्योरी में, सारे सारे पार्ट को हमने क्लियर कर लिया है। ओके, सो आज जो हम राइटर, एक राइटर दैट इज क्लिनेथ ब्रूक, द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर, बिकॉज हम लोग क्रोनोलॉजिकल वे में हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्लिनेथ ब्रूक जो राइटर है वो पहले आता है, समझ रहे हो, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म, देन स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, अब देयर आर मेनी अदर सेक्शंस ऑफ लिटरेरी थ्योरी है ना, डीलिंग विद, हम लोग पहले भी कर चुके हैं सारे चीज। तो आज जो मोस्ट प्रोमिनेंट हम लोग करें क्लिनेथ ब्रूक, द राइटर फ्रॉम, इज द राइटर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्लिनेथ ब्रूक। देखना दिख रहा है या नहीं, क्लिनेथ ब्रूक है ना, क्लिनेथ ब्रूक, ये देखना सही से दिख रहा है या नहीं, क्लिनेथ ब्रूक से सही से दिख रहा है या नहीं, देखना सही है ना, क्लिनेथ ब्रूक से, ठीक है। हिज फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और एक चीज ये भी ध्यान में रखना हमेशा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, व्हेन आई वाज इन एग्जामिनेशन हॉल एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय ओन एग्जामिनेशन देयर, so I found this question that choose the correct combination where the writers Clinneth Brooke, I. Richard and Ifor Lewis, I mean the writers were given, और पूछा यह था कि कौन कैम्ब्रिज से है। समझ में आ रहा है? तो क्रोनोलॉजी भी देखना जरूरी है, और ये भी देखना जरूरी है जो मेन राइटर्स हैं वो कहाँ से पढ़े हुए या फिर कहाँ से डील कर रहे थे। समझ में आ रहा है? क्लियर? जैसे और भी जैसे एक ट्रिक है मेरे पास, जब मैं बना रहा था तो एक लाया था, है ना, EARL, ओके, EARL ऑल। A stands for Williamson, A stands for I.A. Richard, जैसे हम लोग I.A. रिचर्ड लिखते हैं ना, I.A. रिचर्ड, तो हम यहां से तोड़े हुए हैं, ठीक है, I.A. रिचर्ड। देन R for E for Williamson, A stands for I.A. रिचर्ड। अब देखो ये A हो गया पूरा और ये हो गया R पूरा, एंड L for F.R. लेविस, ठीक है, F.R. लेविस। अब देखना ये जो जितने ये जो तीन राइटर हैं, विलियमसन, I.A. रिचर्ड एंड F.R. लेविस, ये सारे राइटर्स कहां से हैं कैम्ब्रिज से। लेकिन जो मैंने अभी बताया था क्लिनेथ ब्रूक द राइटर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग मेन थ्योरी से डील करेंगे, और जो मोस्ट प्रोमिनेंटली जो वर्क्स हैं, द मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क ऑफ द राइटर क्लिनेथ ब्रूक, वी आर गोइंग टू डील विद दैट। ओके, सो द मोस्ट प्रोमिनेंटली दैट इज वेल ब्राउट अर्न। कब पब्लिश हुआ था? दिल्ली 1947। वेल ब्राउट अर्न में कौन सा थ्योरी दिया है? हेरेसी और पैराफ्रेज इज अ थ्योरी डेवलप्ड बाय विच राइटर? क्लिनेथ ब्रूक। ओके, तो ये जो हेरेसी और पैराफ्रेज जो ये डेवलप किया है किस वर्क में? वेल ब्राउट अर्न, पब्लिकेशन 1947। पब्लिकेशन याद रखना, क्योंकि पब्लिकेशन तुमको हर बार पूछेगा, बार पूछेगा, क्योंकि जितने भी तुम लिटरेचर में क्वेश्चन देखोगे, ऑलमोस्ट 15 questions you will see there while you are facing your examination. So we'll see that 15 out of 13 क्वेश्चन जो हैं टोटल, ठीक है, 13 और मे बी 12 क्वेश्चन, तो तुमको पता लगेगा कि आधा से ज्यादा, अबाउट 70% ऑफ द क्वेश्चन है ना, इज डीलिंग विद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बहुत सारे ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछे जाते हैं। मेनली लिटरेरी थ्योरी में तुम जाओगे तो हो सकता है थ्योरी को मैच द फॉलोइंग या फिर क्रोनोलॉजी। समझ में आ रहा है? या फिर मेरे टाइम पे तो अलग ही टाइप से पूछ दिए थे कि, है ना, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो अलग ही हो गया था क्वेश्चन, ठीक है। चलो, वेल ब्राउट अर्न का सब टाइटल, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द बुक? दैट इज वेल ब्राउट अर्न, A Study and the Structure of Poetry, publication 1947. The second book, Understanding Poetry. The second book, Understanding Poetry. Okay. Well Brought Earn लिख दो क्या? Well Brought Earn. फर्स्ट बुक वेल ब्राउट अर्न, सेकंड बुक अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। जो मोस्ट फेमस है, मैं वही बुक उसी बुक के बारे में बता रहा हूँ, है ना, लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स वाज आल्सो पब्लिश्ड इन द ईयर, द सेम ईयर 1947। क्लियर? 1947। एंड हु इज द
writer from world literature who got Nobel Award in the year 1947? याद है कुछ? Andrew Gide. And in 1946, Herman Hesse. 1946, Herman Hesse. Andrew Gide. 1947, 1948, T.S. Eliot. 1949, William Faulkner. So भूलना नहीं है, सारे चीज को पहले से लेकर चलना है। समझ में आ रहा है? चलो, द टू की कॉन्सेप्ट्स गिवन बाय दिस राइटर गिलेनसबर्ग। दो की कॉन्सेप्ट। फर्स्ट पैराडॉक्स। First paradox. Paradox. This concept was given in the book called Language of Paradox. Language of Paradox. Publication 1947. ये याद रखना, ये भूलने का बात नहीं है, बिकॉज अगर ये दिमाग से निकलते चला गया तो खत्म। तो शुरुआती से ही जो भी हम लोग पहले से मैं बोल रहा हूँ, जस्ट फोकस ऑन द क्रोनोलॉजी, है ना, द इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक्स रिटन बाय द राइटर्स, सो मस्ट remember all those things because you will get approx 10 to 12% directly from the chronology. दिक्कत करेगा वहां पर। समझ में आ रहा है? चलो, तो पैराडॉक्स, when he was dealing with the concept paradox, so first of all, है ना, I want to ask you a question that what do you mean by paradox? Paradox का मतलब होता क्या है? बताओ। What do you mean by paradox? Paradox का मतलब होता क्या है? Because it is a figure of a speech. It means what? The statement contradictory to each other. एक स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट को क्या करेगा? कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, काटेगा। जैसे एक इंडस्ट्रियलाइज लंदन है और एक रूरल लंदन है, एक कंट्री साइड एरिया, एक टाउन एरिया। समझ में आ रहा है? एक एडल्टहुड है, एडल्टहुड हो गया, और एक हो गया सेंटहुड। And the whole process is known as canonization. We are going to deal with that also. तो हम लोग पहले समझेंगे पैराडॉक्स होता क्या है। What do you mean by paradox? पैराडॉक्स का मतलब क्या हुआ कि एक स्टेटमेंट में विल सी दैट द जो अंदर जो इमेजेस आपको मिलेंगे, the two things we will get in the single speech, you will see that both the things are contradictory to each other. समझ में आ रहा है? एक दूसरे को काटेगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया एडल्टहुड, सेंटहुड, है ना, इंडस्ट्रियलाइज्ड लंदन एंड कंट्री साइड ऑफ लंदन। So when he was dealing with the theory in the book Language of Paradox, so he discussed this theory, the paradox, about paradox, and with the help of two examples, and the two example is taken as a in the form of a poem and written by these two writers, William Wordsworth and John Donne. The work Canonization. क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखो, हम लोग देखते हैं पैराडॉक्स में जब वो बात कर रहा था, कुछ याद आ रहा है? हम लोग पढ़े थे पहले, बोलो। पैराडॉक्स में क्या क्या देखे थे हम लोग? What did we see there when we were dealing with the paradox? We'll talk about the Westminster Bridge, है ना, Westminster Bridge is a poem written by William Wordsworth. वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ है। वर्ड्सवर्थ, है ना। इसमें क्या देखे थे? वेस्टमिनिस्टर ब्रिज से कैसा व्यू लगता है पूरा लंदन का। तो अभी पता चल रहा है कि बिकॉज ही इज ऑल्सो लेमेंटिंग, है ना, lamenting the exploitation of this natural beauty, because today the London has become industrialized London. क्या कैसा बन गया है? इंडस्ट्रियलाइज्ड लंदन बन गया है। और पहले कैसा हुआ करता था? पहले कैसा हुआ? ब्यूटी था, है ना, ब्यूटीफुल था, मीन्स डीलिंग विद नेचुरल, मीन्स कंट्री साइड। दिख रहा है अच्छे से? दिख रहा है ना? इंडस्ट्रियलाइज्ड लंदन पहले क्या हुआ करता था? ब्यूटीफुल, नेचुरल, डीलिंग विथ नेचुरल एंड पहले सब कुछ था। अब जब इस एक ब्रिज है, वहां से जब इमेज देख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि कैसा हो गया है आज, है ना। पहले
ब्यूटीफुल लंदन, थेम्स नदी बहता था, कितना अच्छा लगता था, क्लाइमेट अच्छा है ना, पेड़ पौधे ज्यादा थे, मतलब बहुत कुछ था उस टाइम पर. नाउ आई कैन सी नो मोर द ब्यूटी, नाउ आई कैन सी नो मोर इज ऑल्सो द लाइन फ्रॉम intimations of immortality, recollection from early childhood. We have also done है ना that poem. कुछ याद आ रहा है? तो आज आज के दौर में इंडस्ट्रियलाइज हो गया पूरा लंदन. पहले का कैसा था? ब्यूटीफुल, डीलिंग विद रूरल लाइफ पीपल, कंट्री साइड, जॉर्जिक पीपल, है ना. Virgil psychology is also dealing with the Georgic like thing, agriculture, and now this London has become totally industrialized. So in some lines he is talking about industrialized London, and in some lines he is talking about the beautiful and countryside, the rural London. Okay, what is this? This is the contradictory statement in a single speech, in a single poem. You will see that a contradictory statement is going on, and when this thing is going on, this beautifies the whole poem. अगर ये तुम किसी पोएम में देखोगे तुमको लगता है कि पोएट्री कितना बढ़िया लग रहा है. जॉन मिल्टन हैज आल्सो dealt with such a great thing when he was writing the poem, है ना, क्या लाइलिग्रो एंड एल पेंसरोसो, उसमें भी हम लोग देखे थे. तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी लाना, पैराडॉक्स को लाना, ये लैंग्वेज को और पूरे पोएम को क्या कर रहा है? ब्यूटीफाई कर रहा है. तो ये लाना अच्छा है, खराब नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन ही वाज डीलिंग विद दैट, द राइटर क्लिनेथ ब्रूक क्या बताया कि ये जो हम लेकर आए हैं पैराडॉक्स को, ये पैराडॉक्स बहुत ही अच्छा चीज है. ये लैंग्वेज को भी ब्यूटीफाई करता है और पूरे पोएम को भी ब्यूटीफाई करता है, बहुत अच्छे तरीके में लाता है, बहुत अच्छा लगता है जब व्हेन अ पर्सन अंडरस्टैंड्स दैट पोएम, व्हेन अ पर्सन जस्ट sees that poem, he feels that the poem is very much attractive and very conveying like things. समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब when he was dealing with the same theory, he took that another example. Another example from which poem? Canonization. Canonization is written by John. What do you mean by canonization? Canonization. What do you mean by that? Canonization का मतलब क्या होता है बताओ? Admission into a canon of बोलो. literature or artistic works. हाँ? बोलो. Admission into a canon of literature or artistic works. देखो, कैनोनाइजेशन समझना, ठीक है, ये जेड भी कर सकते हो. कैनोनाइजेशन समझना, ठीक है. जैसे तुम अभी नाउ यू आर लिविंग इन योर एडल्ट लाइफ, यू आर एंजॉयिंग योर एडल्ट डे, है ना, डीलिंग विद एडोलेसेंस. आज क्या तुम्हारा चल रहा है? एडल्ट लाइफ चल रहा है, एडल्टहुड चल रहा है, एडल्टहुड क्लियरली विजुअल है ना, एडल्टहुड चल रहा है अभी, ठीक है, अभी. और आप आगे चलकर किस प्रोसेस में जाने वाले हैं? सेंटहुड. अभी आपका कौन सा एज चल रहा है? एडल्टहुड, डीलिंग विद एडोलेसेंस. यू आर वार्म ब्लडेड, है ना, यू हैव दैट पावर ऑफ गट्स एंड यू कैन इवन, है ना, इंटर इन द माउथ ऑफ द कैनन. फॉर योर बबल रिपीटेशन, विलियम शेक्सपियर हैज टॉक्ड दैट क्या जब आप यूथ एज में, यंग एज में है ना, एंड इफ यू वांट अ काइंड ऑफ बबल रिपीटेशन, बबल रिपीटेशन मींस प्रमोशन चाहिए. अगर आपको प्रमोशन और पैसा चाहिए तो कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो. किसमें? एडल्टहुड में. एंड इवन यू आर रेडी टू गेट इनटू द माउथ ऑफ द कैनन, यहां तक कि तोप, गोला बारूद किसी के मुंह में भी कूदने के लिए आप तैयार हो. एंड दिस इज, यहां पर ही सैनिक, है ना, द सोल्जर्स का बात लेकर विलियम शेक्सपियर बताता है. दिस इज द होल थिंग, है ना, talked by William Shakespeare in the poem called The Seven Ages, है ना. तो सोल्जर्स बबल रिपीटेशन का अपने रैंक को बढ़ाने के लिए, रैंक पाने के लिए वो क्या करता है? कहीं किसी भी हद तक जाने का कोशिश करता है, कहीं भी जा सकता है ना, एट एवरी कॉर्नर. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट
What is canonization? So adulthood आपका टाइम चल रहा था, and now you have proceeded your whole life because you are now grown old. Okay, and now proceeded your life to this state that called sainthood. So the whole process from reaching here to there, यहां से यहां तक आप जो आए, ये जो प्रोसेस है called canonization. Called canonization. समझ में आया? ये आप एडल्टहुड में थे, when you were in your adulthood time, and now you have proceeded to next stage that is called sainthood because you have now grown old. अब एक अलग ही जगह पर आकर खड़ा हुए हो. तो पहले क्या थे? एडल्टहुड में तुम डील कर रहे थे, आपका खून गर्म था, आप ऐसे करते थे, है ना, आप कुछ भी करने के लिए तैयार थे, एनी फीचर्स रिलेटेड टू एडल्टहुड, कुछ भी करने के लिए तैयार थे. और जब आप बड़े हो गए, साधु संत बन गए, तो नाउ यू हैव एक्चुअली लेफ्ट योर ऑन बिहेवियर, है ना. जब आप इस जगह पर पहुंचे तो आपने सारे बेकार बिहेवियर्स को इसी जगह पर छोड़ दिए, इसी जगह पर छोड़ दिए थे. नाउ यू हैव टर्न्ड योरसेल्फ इनटू अ प्योर सेंटहुड. द प्रोसेस इज कैनोनाइजेशन. क्लियर? क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ? एक एडल्टहुड का बारे में बता रहा है, फिर सेंटहुड का बारे में बता रहा है. अब एडल्टहुड का क्या बात होता है, सेंटहुड का क्या बात होता है? तो दो एक स्पीच में दो ऐसा इमेज क्रिएट करना, दो ऐसा कुछ क्रिएट करना जो कि एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी हो. तो ये क्या कर रहा है? ये पोएम को खूबसूरत बना रहा है. क्योंकि आपको अगर सेंटहुड समझना है तो एडल्टहुड को समझना पड़ेगा, एडल्टहुड को समझना तो सेंटहुड को समझना. दिस इज आल्सो द in the sense you can take that is in the sense of binary opposition introduced by binary opposition. याद आ रहा है कुछ? सब भूल गए? हाँ, क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस और जाकर सब रिवीजन करो फटाफट. ओके, चलो. एक चीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट that I want to add some point here also. Okay, नोट कर लेना. ये पॉइंट शायद हम लोग डील किए थे पहले, है ना. There is a man called R.S. Crane. R.S. Crane is also the theorist. R.S. Crane, है ना. He has written an essay on Kenneth Brook. एक एसे लिखा है. कौन? आर.एस. क्रेन. किस पर? क्लीनेथ ब्रुक्स पर. और व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एसे? क्रिटिकल, बताओ. क्रिटिकल मोनिज्म ऑफ क्लीनेथ ब्रुक. क्रिटिकल मोनिज्म ऑफ क्लीनेथ ब्रुक. भूल गए क्या? ये भी भूल गए? याद है ना? चलो, यहाँ पर नोट, यहाँ पर लगा, यहाँ पर लिख दूं क्या? ठीक है, क्लियर. चलो, द सेकंड कॉन्सेप्ट, वी आर गोइंग टू डील विद द सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज. व्हाट डू यू मीन बाय हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज? हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज. हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज. व्हाट डू यू मीन बाय हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज? हेरेसी मींस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एरर, गलती. तुम कुछ गलती कर रहे हो, क्या समझना, इजी वे में समझा रहे, समझना. हेरेसी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय हेरेसी? एरर, मतलब गलती. ठीक है. ऑफ पैराफ्रेज, हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज मतलब क्या? तुम गलती कर रहे हो. कैसे गलती कर रहे हो? गलती कर रहे हो, कैसे गलती कर रहे हो बताओ? पैराफ्रेज करके गलती कर रहे हो. समझ आ रहा है? कहने का मतलब क्या हुआ? इफ यू आर पैराफ्रेजिंग any statement, you're summarizing any statement, you're just dealing with summarization, going for summarization, just taking in two or three line of yours, है ना, and you almost finished the whole poem in 2 or 3 line according to your own point of view, and now you are telling that whole poem is totally complete. Have you done justice to that man or not? The writer, have you done justice to that writer or not? सही किए या नहीं किए? जब तुम पैराफ्रेज कर रहे थे तो तुम जिस राइटर का किसी पोएट्स का कोई वर्क को पैराफ्रेज किए तो तुम सही किए, उसके साथ नहीं किए. जैसे
कोई एक राइटर कोई कोई पोयम का लिख रहा है, ठीक है, व्हेन अ राइटर ऑफ द पोएट इज कंपोजिंग अ वेरी ब्यूटीफुल पोयम, और वो लगातार 1 साल से उस पोएट्री पर वर्क कर रहा है। 1 साल से, कितना टाइम से? 1 साल से, 1 ईयर से। उसमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच लाया, ब्यूटिफिकेशन लाया, है ना, वर्ड्स लाया, बहुत सारे चीज को वो लेकर आया, है ना, राइम लाया, मीटर लाया, फॉर्म लाया, कंटेंट्स लाया, मीन्स बहुत सारे चीज को वो लाया, तब जाकर एक अच्छा पोयम वो लिख पाया। एंड इट टुक ऑलमोस्ट 1 ईयर, है ना, 1 ईयर, लगभग 1 साल लग गया उसे लिखने में। एंड you brought that book, and in a short period of time you just summarized it up, and you are telling to the people that I have summarized the whole poem in just 2 or 3 lines. Have you done justice to that writer or not? No, simply no. अच्छा नहीं किया ये कर कर। तो जो तुम करते हो, पैराफ्रेज करते हो, ठीक है, किसी भी वर्क का, तो तुम अच्छा नहीं करते, तुम गलती कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? गलती कर रहे हो, तुम इनजस्टिस क्रिएट कर रहे हो। इनजस्टिस कर रहे हो किसके साथ? राइटर्स के साथ। बेचारा उतना मेहनत से लिखा, तुम इतना छोटा में कर दिए, सही चीज नहीं ना है। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आई विल जस्ट समराइज इट अप इन जस्ट 2 or 3 लाइन। 2 और 3 लाइन्स में कन्वर्ट कर दिए, सही नहीं है। अब देखो, जैसे तुमने, चलो ठीक है, कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, देयर इज द थ्योरी, देयर इज सम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यू कैन टेल, है ना, कंटेंट और फॉर्म, कंटेंट एंड फॉर्म। जैसे तुमने किसी चीज को समराइज किया, सपोज यू हैव समराइज्ड एनी पोएम, ओके, सो यू हैव समराइज्ड द पोएट्री एंड यू हैव समराइज्ड द कंटेंट ऑफ दैट पोएट्री ओनली, ठीक है। अब अगर तुमने पोएम को समराइज किया तो कंटेंट्स को सिर्फ समराइज किया उसका, लेकिन फॉर्म को समराइज कर पाया? फॉर्म को समराइज कर पाया? फॉर्म करने का मतलब किस फॉर्म में लिखा हुआ, मतलब क्या, मीटर क्या यूज है ना, ब्यूटिफिकेशन क्या है, ब्यूटिफिकेशन क्या है, मीटर कौन सा था, है ना, राइमिंग स्कीम क्या था, रिदम क्या था, जो भी है ना, जो भी है। तो फॉर्म को तुमने समराइज कर पाया था या नहीं? नहीं कर पाया। तो जब फॉर्म को समराइज नहीं कर पाया, जिसके लिए उसको टाइम लगा था, है ना, यू आर डूइंग इनजस्टिस, मीन्स गलत कर रहे हो, पैराफ्रेज कर कर, हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। क्लियर? क्लियर? एंड व्हेन ही वाज डीलिंग विद दिस कॉन्सेप्ट हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, सो ही टुक द एग्जांपल ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। जैसे पैराडाइज लॉस्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, पब्लिकेशन 1667, और पैराडाइज अगेन 1671, सैमसन along with सैमसन एग्नोस्टिक द क्लोजेट ड्रामा, है ना, 1671। चलो, जब पैराडाइज लॉस्ट की हम बात करते हैं, तो पैराडाइज लॉस्ट में जो जितने भी जो यूज किया है, वो जितने भी मीटर यूज किया, ब्लैंक वर्स यूज किया, क्या यूज किया, पता है ना। तो जितने भी चीजें उसने यूज किया, ठीक है, वो मान लो बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पोएट्री को लिखा, कन्वर्ट किया, बहुत दिन लगा, मान लो जैसे भी लिखा हो अच्छा से। अब मान लो इसका तुम वर्क को समराइज कर रहे हो, समरी कर रहे हो, है ना, समराइज कर रहे हो इसके वर्क को, तो तुम क्या कर पाए? सिर्फ इसका कंटेंट्स कर पाए, मतलब क्या उसमें क्या था, क्या मतलब उसमें था क्या, क्या बोलना चाह रहा था वो अपने तरीके से, है ना, कौन कौन कैरेक्टर्स आए, समझ में आ रहा है। लेकिन तुम वो ब्यूटिफिकेशन ला पाए? नहीं। बताओ, वो ब्यूटिफिकेशन ला पाए, वो रिदम, वो राइम, मीटर, जो भी उसका ला पाए अपने अपने समराइजेशन में? No, and if you're not taking those things, it means you are doing injustice with the writer who has written any poem. Okay, so with the help of Paradise Lost, Glenbrook gave the profounded this theory, heresy of paraphrase. Clear? अब हम लोग तो बहुत सारे, और भी हम लोग को बहुत सारा हम लोग को देखना है ना, F.R. Lewis, विलियम एमसन। आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये था, इसलिए हम सोचे चलो एक छोटा सा हम लोग कर लेते हैं, एंड टुमारो और भी बहुत सारे जो भी राइटर्स हम लोग देखते चले जाएंगे, है ना। 7 types of ambiguity is the theory given by William Emerson. Then who coined the term practical criticism? I. Richard, है ना। F.R. Lewis, उसको भी हम लोग डील करेंगे, है ना। ट्रेडिशन, द ग्रेट ट्रेडिशन इज थ्योरी गिवन बाय
F.R. Lewis, the scrutiny है ना was directed to him against the Bloomsbury Group, है ना, Hogarth Press, उसके अगेंस्ट में लिखा था, और भी नए नई चीज़ को डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ डन।